हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओनली सोशियोलॉजी। आज मैं इसके आगे आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि हमारा ये पार्ट सेकंड वीडियो चल रहा है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, उसके क्षेत्र क्या होते हैं, उसका मैंने पूरा हिस्ट्री बता दिया कि समाजशास्त्र जो है ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा दिया गया। उसके पहले किस राइटर ने इसका प्रयोग किया था उसके बारे में भी मैंने बता दिया। इसके आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ आज, जो कि मैंने यहाँ पे देख लीजिए ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पॉइंट चलने वाला है वो है हमारा पॉजिटिविज्म पे। व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म? आखिर ये प्रत्यक्षवाद होता क्या है? पॉजिटिविज्म और गैर पॉजिटिविज्म, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद और गैर प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिविज्म, सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म। व्हाट इज एंटी पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म में मतलब क्या होता है? तो इसका एक आप ले लीजिए, यहाँ पे मैंने इतना बताया है, लेकिन एक सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें तो निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग पर आधारित विज्ञानों का अध्ययन करना तथा उससे सब चीज़ सीखना और ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा प्रत्यक्षवाद है। अर्थात प्रत्यक्षवाद एक क्रमबद्ध प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन, अनुभववाद और वैज्ञानिक विधियों का एक लेखा जोखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, आंखों से देखकर तुरंत अध्ययन कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब प्रत्यक्ष, आप वहाँ पे उपस्थित हो, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये क्या करता है, इसमें मात्रात्मक पद्धतियों के माध्यम से ही इसका और सकारात्मक पुष्टि की जाती है। एमएल दुर्खीम ने और अन्य सभी राइटरों ने इसका प्रयोग किया। इन्होंने एमएल दुर्खीम या एमएल डरखाइम ने संरचनात्मक नियमों को दर्शाने के लिए सामाजिक तथ्यों के बीच संबंधों को तलाश रहे थे। उनकी स्थिति एनोमी की खारिज करने और सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक निष्कर्षों में उनकी रुचि ने अनुप्रेरित होकर आज दुर्खीम का विधाता भर प्रत्यक्षवाद का विवरण, अनित्योशक्ति और अति सरलीकरण के प्रति उन्होंने क्या किया, ज्ञान शास्त्री मीमांसाओं का अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स ने क्या दिया, सोशियोलॉजी के प्रति इनका क्या योगदान था, आज हम उनके बारे में जानेंगे। प्रत्यक्षवाद, इनके गुरु हैं हेगल। तो इनसे इन्होंने अपनी जो देखिए शुरू से हम समझते हैं, प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध में प्रतिक्रियाएं तब शुरू हुई जब जर्मन दार्शनिक जॉर्ज फ्रेडरिक विलियम हेगल ने दोनों अनुभववाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसे उन्हें गैर विवेचनात्मक और नियतिवाद के रूप में खारिज कर दिया और जिसे उनके अतियंत्रवाद के रूप में देखा। कार्ल मार्क्स की पद्धति न केवल हेगल ने प्रांतीय भाषावाद से ली गई थी, बल्कि भ्रमों को मिटाते हुए तथ्यों के अनुभवजन अधिग्रहण को पूर्ण करने की तलाश में विवेचनात्मक विश्लेषण के पक्ष में प्रत्यक्षवाद का बहिष्कार भी है। उनका मानना रहा है कि अनुभवों या अनुमानों को सिर्फ लिखने के बजाय उनकी समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए बावजूद मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के आर्थिक नीतिवाद पर आधारित साइंस ऑफ सोसाइटी प्रकाशित करने का प्रयास किया। हेनरिक रिक्रूटे और विलियम डिल सहित अन्य दार्शनिकों ने तर्क दिया कि प्राकृतिक दुनिया मानव समाज के अन्य विशिष्ट पहलुओं, अर्थ, संकेत और अन्य कारण से सामाजिक संसार, सामाजिक वास्तविकता से भिन्न है, जो मानव संस्कृति का अनुप्रमाणित है। मतलब कि इसमें कहा यह जा रहा है कि फ्रेडरिक एंजल्स जो थे, हेगल जो थे, वो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने प्रत्यक्षवाद का विरोध किया। बट कार्ल मार्क्स ने एक नई पद्धति दी। उन्होंने प्रांतीय भाषाओं को लिया, उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, आर्थिक नियतिवाद दिया और इसके सहयोग में हेनरिक रेकेट और डिथले राइटर्स हैं, इन्होंने इसका, ये एक दार्शनिक है, उन्होंने अर्थ, संकेत और अन्य की बात की। अब 20वीं सदी के अंत में जर्मन समाजशास्त्रियों की पहली पीढ़ी ने औपचारिक तर्क पर प्रतिक्रियात्मक गैर प्रत्यक्षवाद को पेश किया। इस प्रस्ताव, मतलब कि 20वीं सदी में हमारा गैर प्रत्यक्षवाद आ गया। इस प्रस्ताव के साथ ही अनुसंधान को मानव संस्कृति के मानक मूल्यों, प्रतीकों और सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से केंद्रित होना चाहिए। मैक्स वेबर ने तर्क दिया कि समाजशास्त्र की व्याख्या हल्के तौर पर एक विज्ञान के रूप में की जा सकती है, क्योंकि यह खासकर जटिल सामाजिक घटना के आदर्श वर्ग अथवा काल्पनिक सरलीकरण के बीच कारण संबंधों और पहचानने की क्षमता है। बहरहाल प्राकृतिक विज्ञानों में इसे, मतलब कि इसके बारे में कहा गया, इसके राइटरों में फर्नांड टोनेज, और इन्होंने दो प्रकार का, इन्होंने
मानवीय संगठनों को 2 प्रकारों में बांट दिया, कहा कि गेमाइनशफ्ट और गेसेलशफ्ट, जिसमें कह सकते हैं गेमाइनशफ्ट जो होता है वो समुदाय होता है, गेसेलशफ्ट जो होता है वो समाज होता है। टॉनिश ने अवधारणा दी और सामाजिक क्रिया की वास्तविकता के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी। पहले वाले के साथ हम स्वतः सिद्ध और निगमन, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो समुदाय होते हैं वो निगमनात्मक तरीके से व्यवहार करते हैं और ये सैद्धांतिक समाजशास्त्र, जबकि जो समाज होता है वो एक मत होता है, एक आगमनात्मक तरीके से होता है। ये व्यवहारिक समाजशास्त्र होते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का पूर्वालोकन, मतलब कि बाद में जो भी हम जो करने वाले हैं उसको पहले से ही अनुमान नहीं लगाया सकता है, उसके बारे में यहाँ कहा गया। अब इसी के अंतर्गत दूसरे राइटर आते हैं वेबर और जॉर्ज स्मेल, दोनों समाज विज्ञान के क्षेत्र में वेस्टर्न हैन, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा आपका वेस्टर्न हैन समाजशास्त्र। वेस्टर्न हैन का मतलब होता है व्याख्यात्मक का मतलब होता है एक ऐसा विज्ञान जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसका बोध किया जा सकता है, जिसको जाना जा सकता है, जिसका हम वर्णन कर सकते हैं। एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें बाहरी पर्यवेक्षकों एक विशेष सांस्कृतिक समूह अथवा विदेशी लोगों के साथ उनकी शर्तों पर और उनके बीच दृष्टिकोण के हिसाब से जुड़ने की कोशिश करता है। विशेष रूप से स्मेल के कार्यों के माध्यम से समाजशास्त्र ने प्रत्यक्ष डाटा संग्रह एवं भव्य संरचनात्मक कानून की नियतिवादी प्रणाली ई से परे प्रत्यक्ष स्वरूप प्राप्त किया। जीवन भर सामाजिक, देखिए वेस्टर्न हैन का मतलब हो गया कि एक व्यवस्थित क्रिया जिसमें बाहरी प्रवेश, मतलब कि बाहरी प्रवेश एक विशेष सांस्कृतिक समूह अथवा स्वदेशी लोगों के साथ उनकी शर्तों पर और उनके दृष्टिकोण के हिसाब से उनकी कोशिश, मतलब कि जो भी बाहरी प्रवेश, जो भी आपका बाहरी वातावरण है उसका प्रभाव इंटरनल नहीं होना चाहिए, और ये जो है वो बाहरी लोगों से भी जुड़ा होता है, उनके दृष्टिकोण से भी जुड़ा होता है। और वेस्टर्न हैन का मतलब हो गया एक व्याख्यात्मक समाजशास्त्र जो कि समझ बूझ पर आधारित होता है, जो कि एक बोध पर आधारित होता है, जो सब समझ लेता है। यहाँ पर मैक्स वेबर उसकी बात कर रहे हैं। अपेक्षाकृत पृथक रहे, स्मेल ने कॉम्ट और दुर्खीम की अपेक्षा घटना क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया और उन्होंने अस्तित्ववादी लेखकों का स्मरण दिलाते हैं आधुनिकता का स्वभावगत विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिन्होंने सामाजिक व्यक्तित्व के लिए संभावनाओं के स्वरूप विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया था। उसके अलावा 20वीं शताब्दी के विकास में, क्योंकि लिए समाजशास्त्र के विकास को, इतिहास को 4 चरणों में बांट दिया जाता है, तो ये तीसरा चरण आपका चल रहा है कि 20वीं शताब्दी के विकास में समाजशास्त्र कैसे डेवलप हुआ। जो मूल रूप में देखा जाए तो शायद समाजशास्त्र का विकास इसी से माना जाता है, क्योंकि लिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में समाजशास्त्र का विकास अमेरिका में हुआ। अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में इसका विकास शुरू होता है। देन शिकागो, जो कि शिकागो में है, उससे ही इसका शुरुआत होता है।